नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी मेरे दोस्तों। और यदि आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड, आरएस और एसआई की, तो आप एकदम सही और दुरुस्त जगह पर हो। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा और आप भी तैयार होंगे आज इस जिला दर्शन की क्लास में उस जिले की पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने के लिए, वहाँ की कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की ज्योग्राफी देखने के लिए। अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे दोस्तों, उत्कर्ष परिवार की ओर से। और हम लोग दुआ करते हैं, माता से रानी से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की जिंदगी में खुशियां आए और आप सफलता की जो सीढ़ियां हो दर सीढ़ी दर चढ़ते जाओ। और मेरे दोस्तों, और समाज के एक अच्छे और एक भावी जो नागरिक हैं वो बन के बाहर आओ और समाज को आपके ऊपर नाज होनी चाहिए मेरे दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं आज इस क्लास की। और आज हम बात करेंगे जिला दर्शन की मेरे दोस्तों। आज शनिवार है और शनिवार का मतलब होता है अपना जिला दर्शन। और आज हम बात करेंगे नागौर जिले की। हाँ जी मेरे दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान के हार्टलैंड की बात करेंगे, राजस्थान के मध्यवर्ती जिले की बात करेंगे, या हम बात करेंगे तेजा जी की नगरी भूमि की बात करेंगे भाई, या हम बात करेंगे मेरे दोस्तों उस शहर की जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वो जिला कौन सा है? तो वो जिला आता है नागौर। तो आज घूमते हैं मेरे दोस्तों नागौर। तैयार हो? मुझे उम्मीद है यदि तैयार हो तो फटाफट से थम्स अप कर देना कि हाँ सर हम तैयार हैं नागौर घूमने के लिए। हाँ जी मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम नागौर की बात करें। हाँ जी मेरे दोस्तों, सबसे पहले यदि हम नागौर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागौर के इतिहास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नागौर के इतिहास की बात करते हैं कि नागौर जो है इसका इतिहास क्या रहा है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या आती है, इनको हम लोग देखें। इससे पहले समझना यहां से, एक तो यदि हम बात करें नागौर के परिवहन कोड की कि भाई नागौर जो है इसका परिवहन कोड कितना आता है, आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं। तो नागौर का जो परिवहन कोड आता है ये आता है RJ21। कितना है भाई? RJ21 आ जाता है नागौर का परिवहन कोड। और एक यदि हम इसके शुभंकर की बात करें कि भाई नागौर का शुभंकर क्या है, शुभंकर, तो इसका शुभंकर आता है राजहंस मेरे दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नागौर के इतिहास की बात करें कि नागौर का इतिहास क्या रहा है। अब यह है अपना जिला नागौर। इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए अपने को कि भाई ये जिला है नागौर और इस जिले की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। क्या इसका इतिहास है, क्या यहाँ की ज्योग्राफी है, क्या यहाँ की संस्कृति है और क्या यहाँ का राजनीतिक स्थिरता आती है, तो हम बात करने वाले इस नागौर के। और सबसे पहले यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो इस इतिहास में इसके कुछ उपनाम आते हैं, इसके कुछ उपनाम आते हैं। और इसके उपनामों की बात करें तो एक तो आता है मेरा दोस्तों अनंतपुर नाम आता है कि भाई एक तो इसे कहा जाता है अनंतपुर कहा जाता है और एक इसे कहा जाता है अही छत्तरपुर, एक इसे कहा जाता है अही छत्तरपुर। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अही छत्तरपुर किसे कहा गया है? तो नागौर को कहा जाता है मेरे दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात करें, यहां से एक तो हो गया उपनाम। उसके बाद यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, इसी उपनाम में एक चीज और आती है। यदि हम इसी उपनाम की बात करें कि इसे महाभारत काल में क्या कहा जाता है, इसे महाभारत काल की बात करें तो इसे महाभारत काल में मेरे दोस्तों कहा गया था, इसे महाभारत काल में क्या कहा गया था? कहा गया था जांगल प्रदेश। ये भी कई बार पूछा जाता है। महाभारत काल में इस नागौर क्षेत्र को कहा गया था जांगल प्रदेश कहा गया था। और यदि हम बात करें चौहानों के काल में, किसकी बात करें? चौहानों का जो काल आता है मेरे दोस्तों, चौहानों का जो काल आता है, इस चौहान काल की बात करें तो इसे कहा जाता है सपाद लक्ष्य कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सपाद लक्ष्य कहा जाता है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखो, एक ये जो नागौर आता है भाई, इस नागौर की स्थापना की बात करें कि इस नागौर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यहां से दो चीजें आती हैं नागौर की स्थापना को लेकर के कि भाई किसके द्वारा स्थापना की गई है। एक तो आता है कि भाई, एक तो आता है कि नागवंश के जो शासक थे, नागवंश के जो शासक थे, इन शासकों के द्वारा स्थापना की गई। और एक आ जाता है क्या? शाकंभरी के जो चौहान आते हैं मेरे दोस्तों, शाकंभरी के चौहान। एक आता है यहां से कि जो शाकंभरी के चौहान आते हैं, शाकंभरी के चौहानों के द्वारा, तो नागवंश के शासक या शाकंभरी के जो चौहान आते हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है मेरे दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है।
है ना। चलो ठीक है, यहां से तो इसके इतिहास की बात हो गई। ये इनको कहा जाता है नागौर को, और एक वर्तमान में इसका उपनाम आता है, वो हम इसके इतिहास के साथ हम उसको देखेंगे। अब इतिहास में एक चीज और देखें, एक इसके इतिहास में मेरे दोस्तों आता है कि पहले जो ये हिस्सा आता है ये मारवाड़ रियासत का हिस्सा था। ये किसका हिस्सा आता है? मारवाड़ रियासत का हिस्सा आता है। नागौर जो है ये मारवाड़ रियासत का हिस्सा पड़ता है, ये आ जाता है, इसका इतिहास आ जाता है। भाई आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं भाई ऐसी कुछ बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें मेरे दोस्तों, अगली चीज आ जाती है। अब हम बात करते हैं इसके वर्तमान की, और मेरे दोस्तों हर एक बात को अच्छे से सुनना है, समझना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आपने पुराने एग्जाम देखी होगी, वहां पर जिला दर्शन से लगभग हर जिला दर्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, कोई ना कोई क्वेश्चन मेरे दोस्तों वहां पर आया है। अब वर्तमान की बात करते हैं, तो सबसे पहले यदि वर्तमान की बात करें तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहले संभाग की, कौन से संभाग में आता है, तो इसका संभाग पड़ता है भाई अजमेर। राजस्थान में 7 संभाग है मेरे दोस्तों, और ये अजमेर संभाग में आता है। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक जो क्षेत्र आ जाते हैं मेरे दोस्तों, तो ये अजमेर संभाग के अंदर आता है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें भौतिक प्रदेश की, कि भाई ये कौन से भौतिक प्रदेश के हिस्से में आता है, तो समझना यहां से, यदि हम राजस्थान के इस पश्चिमी मध्यवर्ती भाग से इसको यदि हम बांटें, इस प्रकार से बांटें, यदि हम इसको इस प्रकार से बांटें भाई, तो इस प्रकार से बांटें तो इस लाइन के पश्चिम का जो भाग है इसे कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान। इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान, या इसे कहा जाता है मरुस्थल प्रदेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भौतिक प्रदेश में पार्ट आता है, पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा आता है। और इस पश्चिमी जो मरुस्थल है इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, और इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर दूसरा जो भाग आता है इस प्रकार से बीकानेर, कुछ जोधपुर और बाड़मेर, जैसलमेर का एक भाग तो ये आता है, और दूसरा भाग इधर वाला हिस्सा आता है, इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। इसे क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। इसका मतलब है पश्चिमी मरुस्थल के अंदर ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जो भाग आता है, इस अर्ध शुष्क मरुस्थल का हिस्सा आता है, और इसे भूमि को कहा जाता है नागौरी उच्च भूमि। इसको क्या बोलते हैं? नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, यदि हम बात करें इस नागौर के अंदर वनस्पति की बात करें, तो यहां से ये तो बात क्लियर हो गई, यदि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में आता होगा तो यहां पर वनस्पति जो पाई जाएगी वो मरूद भिद वनस्पति पाई जाएगी। वनस्पति कैसी हो जाएगी? मरूद भिद वनस्पति हो जाएगी। और मरूद भिद वनस्पति हम कह सकते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं कांटेदार वनस्पति भी हम कह सकते हैं, या झाड़ी नुमा वनस्पति भी हम लोग इसे कह सकते हैं। तो यहां पर ये वनस्पति पाई जाती है मेरे दोस्तों। और एक यदि इस नागौर में हम कृषि क्षेत्र की बात करें कि भाई यहां पर कृषि कैसी की जाती है मेरे दोस्तों, तो यहां पर जो है ना, यहां पर कृषि सबसे अधिक, यहां पर जो है खरीफ की फसलों का उत्पादन होता है। यहां पर जो खरीफ की जो फसलें हैं इनका उत्पादन होता है। कहें कि बाजरा, मूंग, मोठ, चना जो है, जो दाल जो क्षेत्र होते हैं मेरे दोस्तों, तो बाजरा, गुवार जो है इनका यहां से उत्पादन किया जाता है। ये सब यहां से आती है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहां से? अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई, उसके बाद क्या आता है। अब सबसे पहले आगे चलें। अब इसके बाद यहां से हम बात करते हैं मेरे दोस्तों इसकी सीमा रेखा की बात करते हैं कि भाई ये जो नागौर है, इस नागौर की सीमा रेखा किस किस से लगती है। तो नागौर की सीमा रेखा की बात करें तो आपको यहां से इस मैप से आइडिया भी हो जाएगा कि भाई कहां कहां से लगती है। अब देखो नागौर की सीमा एक तो इधर लगती है सीकर के साथ, तो एक तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों सीकर। फिर यहां पर सीमा लगती है चूरू के साथ, तो एक डिस्ट्रिक्ट है चूरू। उसके बाद में इधर सीमा लगती है बीकानेर के साथ, तो एक डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा यहां से बीकानेर। और उसके बाद में इधर जो डिस्ट्रिक्ट आता है उसका नाम आता है जोधपुर, तो एक इसकी सीमा लगती है भाई जोधपुर के साथ। फिर यहां पर हम बात करें पाली, इधर एक जिला आ जाता है जिसका नाम आता है
पाली भाई। उसके बाद इधर जो जिला आता है उसका नाम आता है नागौर, उसका नाम क्या आ जाता है नागौर। और इधर एक सीमा आती है, जिला आता है जिसका नाम है जयपुर। इसका मतलब है नागौर की सीमा जो है ये 7 जिलों के साथ लगती है। क्योंकि कई बार एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आता है, तो वो आता है पाली, उसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान में नागौर की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, तो मेरे दोस्तों याद रखना इसकी सीमा जो है वो 7 जिलों के साथ लगती है। हाँ जी मेरे दोस्तों, मुझे पता है बेटा उस क्वेश्चन का चिंता नहीं करनी है, अपना मंडे को जो क्लास होगी ना वहां पर उस मंडे की क्लास में उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल आ जाएगी, उसकी चिंता नहीं करनी है भाई। बालादारा जी चिंता नहीं करनी है, जब वो क्लास आएगी तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, मुझे अच्छे से ध्यान है। ठीक है, चलो तो ये यहां पर सीमा रेखा की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े भाई, और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे दोस्तों इस नागौर जिले के अंदर नदियों की बात करते हैं। इस नागौर के अंदर हम किसकी बात करें भाई, नदियों की बात करते हैं कि नागौर के अंदर नदियां कौन सी आती हैं। तो नागौर के अंदर मेरे दोस्तों 3 प्रमुख नदियां आती हैं, एक मैंथा नदी आती है, एक लूनी नदी आती है और एक जोजड़ी नदी आती है। 3 नदियां जो है इस नागौर की महत्वपूर्ण नदियां आती हैं और हम लोग उन्हीं की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो नदी आती है मेरे दोस्तों उसका नाम आता है मैंथा नदी। किसकी बात कर रहे हैं, मैंथा नदी की बात करें। अब समझना यहां से मैं मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। अब यदि हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, ये लो, हाँ जी, तो पहली नदी आती है मैंथा नदी। इस जयपुर की बात करें, जयपुर में एक पहाड़ियां आती हैं जिनका नाम है मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जिनका नाम है मनोहरपुरा की पहाड़ियां। और इस मनोहरपुरा की पहाड़ियों से नदी निकलती है जिसका नाम है मैंथा नदी। ये यहां से सीकर से बहती हुई और उसके बाद में सीकर से बहती हुई नागौर, और नागौर के बाद में यहां पर जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर एक झील आती है जिसका नाम है सांबर झील। इस सांबर झील में आकर के गिरती है। इस नदी का नाम क्या हो गया, मैंथा नदी हो जाता है। इस नदी का नाम क्या है, मैंथा नदी। अब इस मैंथा नदी की विशेषता क्या है वो भी आपको समझ लेनी है। इस मैंथा नदी के यदि हम विशेषता की बात करें भाई, तो इस नदी के किनारे पे नागौर के सापेक्ष ही समझेंगे, बाकी किसी के सापेक्ष नहीं पढ़ना हमें। नागौर के सापेक्ष की बात करें तो इसके किनारे पर एक तो स्थान आता है जिसका नाम है नावा मंडी। और ये नावा मंडी जो है ये राजस्थान की एकमात्र नमक मंडी है। नावा मंडी जो है मेरे दोस्तों वो क्या है, एकमात्र नमक मंडी है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में एक इसी मैंथा नदी के किनारे पर नागौर की यदि हम बात करें तो यहां पर इसके किनारे पर मेरे दोस्तों एक गांव आता है जिसका नाम आता है लूणवा गांव, जिसका नाम आता है लूणवा गांव। और इस लूणवा गांव की बात करें तो यहां पर जैन धर्म का केंद्र है। यहां पर मेरे दोस्तों जैन धर्म का केंद्र है। तो 2 बातें याद रखनी है, मैंथा नदी मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलकर आती है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, सीकर से बहती हुई, और कहां पर आ गई, सांबर झील में गिरती है। इसी नदी के किनारे पे नागौर में नावा मंडी स्थित है जो राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी, एकमात्र नमक मंडी आती है मेरे दोस्तों। और एक यदि हम बात करें यहां पर जैन धर्म का केंद्र आ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अच्छा ये अजमेर आ जाएगा, यहां नागौर लिखा गया क्या, अजमेर की सीमा लगती है। हाँ जी, उसके बाद एक तो ये हो गया भाई। एक यदि हम बात करें, एक आपने पढ़ा होगा इस अजमेर में पहाड़ियां आती हैं जिनका नाम है भाई नाग की पहाड़ियां। अजमेर में नाग की पहाड़ियां आती हैं। अजमेर में पहाड़ियां कौन सी आती हैं, नाग की पहाड़ियां। और अजमेर में इस नाग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। और इस नदी की यदि हम बात करें तो इस नदी का नाम आता है मेरे दोस्तों लूणी नदी। इस नदी का नाम क्या आता है, लूणी नदी आता है। और ये लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, नागौर, पाली, फिर जोधपुर, आगे बाड़मेर और जालोर बहती हुई आगे कच्छ के रण में चली जाती है। क्लियर। अब यहीं से इंपॉर्टेंट आता है कि जब ये नागौर में आती है मेरे दोस्तों, तो नागौर में जब आती है तो नागौर से एक नदी इसके अंदर आकर के मिलती है। नागौर में इसमें एक नदी आकर के मिलती है और इस नदी का उद्गम जो होता है ये होता है पोटलू से।
इसका उद्गम होता है पोटलू गांव, नागौर से इसका उद्गम होता है। और इस नदी का नाम आता है जोजड़ी नदी। इस नदी का नाम आता है जोजड़ी नदी मेरे दोस्तों। अब समझना, यदि लूनी नदी का बहाव क्षेत्र इस प्रकार से है तो ये जो हिस्सा होगा ये इसका दाहिना हिस्सा होगा। और याद रखना यहां से, ये जो जो जोजड़ी नदी है, इस लूनी नदी में एकमात्र नदी है जो दाहिनी ओर से मिलती है। तो जोजड़ी नदी के साथ विशेषता आपको याद रखनी है कि लूनी नदी में दाहिनी ओर से मिलती है, दाहिनी ओर से मिलती है। और दाहिनी ओर से मिलने वाली ये एकमात्र नदी आती है। और ये जोजड़ी नदी जो है, इस नदी का उद्गम जो है ये मैदानी भाग से होता है। ये एकमात्र नदी है लूनी की सहायक नदी जिसका उद्गम पहाड़ी भाग से नहीं होता है। जिसका उद्गम कहां से होता है भाई? जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो नदी की बात करें तो 3 नदियां आ जाएंगी, मैंथा मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलकर सीकर नागौर में आकर के, और मेरे दोस्तों सांबर झील में गिरती है, किनारे पे नावा मंडी आती है। और एक आ जाता है यहां पर लूणवा गांव आता है। एक आती है लूनी नदी जो कहां से निकली? नाग की पहाड़ियों से, और ये नागौर से बहती हुई आगे निकल जाती है। और इसी लूनी नदी की बात करें तो इसमें पोटलू गांव से एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है जोजड़ी नदी। और ये जाकर के नागौर के अंदर ही लूनी में मिल जाती है। एकमात्र नदी है जो दाहिनी ओर से मिलती है और एकमात्र लूनी की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हो। हाँ जी, अब आगे बढ़े भाई। उसके बाद यदि हम आगे बात करें, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस नागौर के अंदर कुछ झीलों की बात करते हैं। नागौर के अंदर झीलों की बात करें क्योंकि नागौर जो है वो झीलों के रूप में भी फेमस आता है। और वो क्या आता है मेरे दोस्तों कि राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, राज्य में सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, ये कहां पर हैं? तो इसी नागौर के अंदर है। राज्य में सबसे अधिक खारे पानी की झीलें कहां पर? इसी नागौर के अंदर हैं। और ये भी थोड़ा सा यहां से समझ लेना, ये जो खारे पानी की झीलें जो राजस्थान में, ये किस बात का प्रमाण है? ये इस बात का प्रमाण है कि कभी ना कभी यहां पर टेथी सागर होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया? एक बार फटाफट से कमेंट्स कर देना कि जी सर पूछा गया है। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें इस बात का प्रमाण है कि भाई यहां पर ये कभी ना कभी टेथी सागर का अवशेष रहा था। और ये इसी टेथी सागर का अवशेष है मेरे दोस्तों। हाँ जी, अब देखो, अब यहां पर झीलों की बात करें भाई, कौन कौन सी झीलें आती हैं उनकी विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आती है डीडवाना झील। नंबर 1 पे आती है डीडवाना झील। और डीडवाना झील की बात करें तो ये डीडवाना झील डीडवाना के अंदर ही है। यहां से क्वेश्चन जो बनता है मेरे दोस्तों वो क्या बनता है इस डीडवाना झील के साथ कि ये झील जो है इसका नमक जो है खाने योग्य नहीं है। नमक खाने योग्य नहीं है। सर नमक खाने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि सोडियम नमक खाने योग्य तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। और सोडियम क्लोराइड यदि खारा होगा तो सोडियम क्लोराइड होगा भाई, लेकिन ये खाने योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इस डीडवाना झील की बात करें तो इसमें सोडियम सल्फेट अधिक पाया जाता है। इसमें सोडियम सल्फेट की जो मात्रा है, सोडियम सल्फेट की जो मात्रा है, ये मात्रा भाई अधिक होती है। ये याद रखना। अब सर ये खाने योग्य नहीं है तो इसका उत्पादन कौन करता है और फिर इसका उपयोग किसमें किया जाता है? पक्का ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जब खाने योग्य नहीं है तो क्यों निकालते हैं और किसके द्वारा? तो इसका उत्पादन जो है ये राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। यह भी कई बार पूछा जाता है मेरे दोस्तों। और इसका उपयोग जो है ये उद्योगों में किया जाता है। कौन से उद्योग हो सकते हैं? वो कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है, कागज उद्योग में भी किया जाता है, और चमड़ा जो उद्योग है मेरे दोस्तों, इस चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहां से सांबर साल्ट लिमिटेड से नमक उत्पादन नहीं किया जाता है। सांबर साल्ट लिमिटेड से मेरे दोस्तों सांबर झील में नमक उत्पादन किया जाता है। यहां पर किससे भाई? यहां पर राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। और इसको हम लोग इंडस्ट्रियल
नमक भी कह सकते हैं कि उसका उपयोग किस में होता है, इंडस्ट्री में किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल साल्ट कह सकते हैं, एग्जाम में आ जाए कि किस झील से इंडस्ट्रियल साल्ट का उत्पादन किया जाता है, दैट इज द, वो झील कौन सी हो जाएगी, डीडवाना झील वो हो जाती है। क्लियर? हाँ जी, तो एक झील हो गई भाई डीडवाना झील। अब इसके अलावा दो छोटी छोटी झीलें और आती हैं, वो इसी के साथ अपन लोग कर लेते हैं यहीं पर देखो। हाँ जी, अब यहीं पर डीडवाना झील की बात करें, हो गई। दूसरी झील की बात करें भाई, दूसरी झील कौन सी है, तो एक मेरे दोस्तों आ जाती है नावा झील। एक कौन सी आती है, नावा झील, और ये नावा झील भी कहां पर है, नागौर के अंदर ही है। तीसरी यदि हम बात करें भाई, एक आ जाती है डेगाना झील। डेगाना झील, जो नाम जो लिखा है नावा झील कहां पर है, नागौर के अंदर। डेगाना झील कहां पर है, डेगाना के अंदर। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 आ जाती है कुचामन झील। और ये कुचामन झील कहां होगी, ये मेरे दोस्तों होगी कुचामन के अंदर। कहां पर होगी, ये कुचामन के अंदर होगी। तो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक खारे पानी की झील नागौर के अंदर है, और 4 झीलें आती हैं डीडवाना, सबसे अधिक यहीं से पूछा जाता है। इनसे तो सुमेलित करने का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नमक मंडी भी इसी नागौर में है, नावा झील के पास, नावा गांव के अंदर आती है। डेगाना और कुचामन और नावा झील यहां पर आ जाती है मेरे दोस्तों। क्लियर? चलो अब हम बात करें, ये तो हो गई नागौर की ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है इसकी हम लोगों ने चर्चा की है। अब हम बात करते हैं इस नागौर के महत्वपूर्ण स्थानों की, कि यहां पर प्रमुख रूप से दुर्ग कौन से आते हैं मेरे दोस्तों, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर। इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर प्रमुख मेले, क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन कहां होता है, नागौर के अंदर, हम लोग उसकी भी बात करने वाले हैं। दूसरे जो मेले हैं मेरे दोस्तों उनकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां से बहुत सारी चीजें अब लोग हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें भाई, यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं, इस नागौर के अंदर आता है नागौर दुर्ग की हम बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, नागौर दुर्ग की बात करते हैं। हाँ जी मेरे दोस्तों, नागौर दुर्ग, जब नागौर की बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात होगी, नागौर दुर्ग की बात होगी भाई। अब ये नागौर दुर्ग जो है, इसके बाद समझना यहां से, सबसे पहले इस नागौर दुर्ग की यदि हम स्थापना की बात करें कि भाई इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रखना कैमास राठौड़ जी के द्वारा। इसकी स्थापना जो है ये कैमास राठौड़ जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, एक तो ये याद रखना है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि इसके अंदर एक बादल महल है। हाँ जी मेरे दोस्तों, और इस बादल महल के बारे में कहते हैं कि जब यहां पर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम वास्तविक रूप से बादलों में आ गए हैं, और इसीलिए मेरे दोस्तों इसको क्या कहते हैं, बादल महल कहा जाता है। तो नागौर दुर्ग नागौर के अंदर है, स्थापना कैमास राठौड़ के द्वारा की गई, और यहां पर इसी के अंदर एक बादल महल है जहां पर यह वास्तविक बादलों का एहसास करवाता है। हो गया यहां से, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद और हम आगे चलें, उसके बाद हम बात करें मेरे दोस्तों, एक आ जाता है कुचामन का दुर्ग। एक आ जाता है भाई कुचामन का दुर्ग। एक कौन सा दुर्ग आता है भाई, कुचामन का दुर्ग आ जाता है। और कुचामन का दुर्ग कहां पर है, कुचामन के अंदर है। अब समझना यहां से, पहले इसके आसपास का जो एरिया था मेरे दोस्तों वो रियासतों में था, है ना। आसपास का एरिया किस में था, रियासतों के अंदर था। और यहां पर कुछ फिर उसके बाद थी जागीरें। समझना, पहले रियासतें बड़ी होती थी और रियासतों के बाद क्या होता था, जागीरें होती थी। और जागीरों के अंदर सबसे बड़ा जो दुर्ग आता है वो कुचामन का दुर्ग आता है। जागीरों के अंदर सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा आता है, कुचामन का दुर्ग आता है। और इसीलिए ये जो कुचामन का दुर्ग है इसे कहा जाता है जागीरों का, जागीरी किलों का सिरमौर। इसको क्या बोलते हैं, जागीरी जो किले हैं, जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। जागीरी किलों का सिरमौर के नाम से इसको जाना जाता है। बस यहीं से यही पूछा जाता है भाई, जागीरी किलों का सिरमौर कौन सा है, तो कुचामन का जो दुर्ग है ये क्या आता है, जागीरी किलों का सिरमौर आ जाता है। क्लियर? चलो उसके बाद आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें, एक दुर्ग और आ जाता है मेरे दोस्तों, इसका नाम है मालकोट का दुर्ग। इस दुर्ग का नाम है भाई मालकोट का दुर्ग मेरे दोस्तों। हाँ जी, और इस मालकोट के दुर्ग की बात करें तो ये कहां पर है, मेड़ता सिटी के अंदर है। मालकोट का दुर्ग कहां पर है भाई, मेड़ता सिटी के अंदर आता है। पहले इस मालकोट दुर्ग की बात करें, ये जो मालकोट दुर्ग है इसके निर्माण की यदि हम बात करें
तो इसका निर्माण जो है ये करवाया था राव मालदेव के द्वारा। इसका निर्माण राव मालदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, और एक इसके बारे में आता है कि जो अब्बुल फजल थे, अब्बुल फजल की बात करें तो अब्बुल फजल ने इसी दुर्ग में राव मालदेव से मुलाकात की थी, राव मालदेव से मुलाकात की थी भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। मुलाकात तो राव अब्बुल फजल के द्वारा राव मालदेव के साथ मुलाकात कौन से दुर्ग में हुई मेरे दोस्तों? तो ये मालकोट दुर्ग के अंदर हुई थी। मालकोट दुर्ग ये आ जाता है यहां से, और है कहां पर? मेड़ता सिटी के अंदर है। अब देखो थोड़ा सा इस मेड़ता सिटी के भी चर्चा कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेड़ता सिटी की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर एक दूधागढ़ भी दुर्ग आता है, एक यहां पर क्या है? दूधागढ़ दुर्ग भी आता है, इसी मेड़ता सिटी के अंदर आता है दूधागढ़ का दुर्ग। और इस दूधागढ़ का दुर्ग की बात करें तो इसका जो निर्माण है ये राव दूधा के द्वारा, इसका निर्माण किसके द्वारा? राव दूधा के द्वारा करवाया गया। और एक चीज और याद रखना मेरे दोस्तों, क्या ये जो दूधागढ़ दुर्ग है इसके अंदर मीरा संग्रहालय की स्थापना भी की गई है। यहां पर मीरा जो संग्रहालय है, इस मीरा संग्रहालय की स्थापना भी की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इसी मेड़ता सिटी की बात करें तो यहां पर शाहजनी, यहां पर मेरे दोस्तों एक शाहजनी दरगाह भी है। इसी मेड़ता सिटी के अंदर एक शाहजनी दरगाह भी आ जाती है। और ये जो शाहजनी दरगाह है, यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण करवाया गया था भाई औरंगजेब के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मालकोट का दुर्ग कहां पर है? मेड़ता सिटी के अंदर है, और राव मालदेव के द्वारा निर्माण कराया। अब्बुल फजल की यदि हम बात करें तो उन्होंने राव मालदेव के साथ मुलाकात इसी दुर्ग के अंदर की थी मेरे दोस्तों। और इसी मेड़ता सिटी की बात करें तो यहां पर दूधागढ़ का दुर्ग है जिसका निर्माण राव दूधा के द्वारा करवाया गया। और वहां पर मेरे दोस्तों वहीं पर इसी दुर्ग के अंदर मीरा संग्रहालय की स्थापना की गई। और इसी मेड़ता सिटी के अंदर एक शाहजनी दरगाह भी आती है जिसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो आप लोग इस चीज को भी, इसका भी नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो भाई यहां से। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद यदि हम बात करें, यहां पर आ रहा है डीडवाना शहर। हाँ जी मेरे दोस्तों, नागौर का एक प्रमुख शहर आता है जिसका नाम है डीडवाना। और इस डीडवाना की बात करें तो इसके साथ भी आपको एक दो बातें तो अच्छे से समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। राकेश जोनाटा जी धन्यवाद भाई। अब देखो यहां से, हाँ मीरा जी का मंदिर भी आएगा मेड़ता सिटी में, लेकिन उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करना भाई, उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखो यदि हम बात करें डीडवाना शहर की बात करें भाई, इस डीडवाना के को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, डीडवाना की बात करें तो इस डीडवाना को कहा जाता है शेखावाटी का सिंह द्वार के नाम से जानते हैं, सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? शेखावाटी का सिंह द्वार कहा जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें, एक ये जो डीडवाना है ना, इसको आभा नगरी कहा जाता है, इसको आभा नगरी भी कहते हैं, लेकिन आज नहीं पहले कहते थे आभा नगरी। क्यों कहा जाता था भाई? क्यों कहा जाता था? क्योंकि कहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर संस्कृत भाषा का काफी प्रचार था, और उस संस्कृत भाषा की यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, उसीलिए से आभा नगरी कहा जाता है। और एक इस डीडवाना की बात करें तो इस डीडवाना शहर से एक व्यक्ति का संबंध आता है जिसका नाम है हरिराम सांखला। हरिराम सांखला मेरे दोस्तों, डीडवाना से ही इनका संबंध आता है, हरिराम सांखला का। और इस हरिराम सांखला की बात करें तो इनको कहा जाता है कलियुग का वाल्मीकि। इनको क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। याद रखना, हरिराम जी या हरिराम जी सांखला को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहते हैं? कलयुग के वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। और एक ये जो हरिराम सांखला जी हैं, इन्होंने एक संप्रदाय की नींव रखी थी जिसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। तो इनके द्वारा एक निरंजनी संप्रदाय की नींव भी रखी गई है। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान में
रखनी है मेरे दोस्तों। क्या डीडवाना शहर शेखावाटी के सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, आभा नगरी भी कहा जाता था। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है हरिराम जी सांखला, जिनको क्या कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की नींव रखी थी मेरे दोस्तों। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चलें। नेक्स्ट आ जाता है परबतसर। हाँ जी मेरे दोस्तों, नागौर का एक शहर भी आता है परबतसर, और ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और यदि हम उनकी बात करें भाई, परबतसर की बात करें, इनकी की बात करें, तो सबसे पहले तो याद रखना, इस परबतसर की बात करें तो इसे तालाबों व कुओं का शहर कहा जाता है। तालाबों व कुओं का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी तालाब है, इसलिए तालाबों व कुओं का शहर कहा जाता है। और इस परबतसर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो क्या आती है, वो समझना यहाँ से, और वो आता है मेरे दोस्तों यहाँ से गिंगोली का युद्ध। सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, गिंगोली का युद्ध। हाँ जी, एक युद्ध हुआ था भाई, गिंगोली का युद्ध। और ये गिंगोली का युद्ध कब हुआ था, 1807 में। ये इंपॉर्टेंट आता है कि गिंगोली का युद्ध कहां पर हुआ, तो परबतसर नागौर के अंदर हुआ था मेरे दोस्तों, 1807 के अंदर। ठीक है, अब इस गिंगोली के युद्ध में किस किस के मध्य हुआ, तो ये हुआ था मेरे दोस्तों मारवाड़ रियासत और जो जयपुर रियासत है, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। और उस समय मारवाड़ रियासत के राजा कौन थे, तो मारवाड़ रियासत के राजा थे भाई मानसिंह राठौड़। मारवाड़ के राजा कौन आते हैं, मानसिंह राठौड़ आ जाते हैं। और यदि हम बात करें भाई जयपुर रियासत के राजा, तो जयपुर रियासत के राजा आ जाते हैं सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह द्वितीय का नाम आता है। और इस युद्ध के अंदर विजयी कौन होते हैं, सवाई जयसिंह जी होते हैं। अब ये किस लिए हुआ था, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर हुआ था। वो हिस्ट्री वाले ज्यादा आपको अच्छे से समझा पाएंगे, वो हिस्ट्री का मैटर है। तो याद रखना, अपनी इंपॉर्टेंट चीजें क्या आ जाती हैं कि गिंगोली का युद्ध भाई 1807 में हुआ था मेरे दोस्तों, मारवाड़ और जयपुर रियासत के मध्य। और मारवाड़ रियासत से कौन थे, मानसिंह राठौड़ जी थे, और जयपुर रियासत से सवाई जगत सिंह द्वितीय थे। और यहां पर जीते कौन थे, तो सवाई जगत सिंह द्वितीय थे, वो विजयी होते हैं मेरे दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, मारवाड़ के कलंक के रूप में, ऐसे बहुत सारे नामों के रूप में इनको जाना जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, और इस परबतसर की बात करें तो यहां से एक चीजें और आ जाती हैं, तेजाजी का जन्म स्थान कहां पर हुआ भाई, ये फटाफट से अब आप लोग कमेंट्स करके बताओगे कि तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था। देखते हैं कौन फटाफट से बताता है। ट्रेन कौन सी है भाई, ये परबतसर के अंदर ही ट्रेन है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तेजाजी के ऊपर। हाँ जी मेरे दोस्तों, तेजाजी की बात करते हैं। तेजाजी, क्योंकि नागौर की यदि हम बात करें और तेजाजी की चर्चा नहीं करें तो ये नागौर के साथ सही तरीके से न्याय नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो याद रखना, यहां से तेजाजी की बात करते हैं। और तेजाजी की यदि हम बात करें तो इनके साथ क्या क्या चीजें आती हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊंगा। आपको इतिहास तो मेरे से ज्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि जब ये तेजाजी जो है मेरे दोस्तों परबतसर में इनका जन्म हुआ था। वेरी गुड। परबतसर नागौर की हम बात करें तो परबतसर नागौर में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, परबतसर नागौर के साथ इनका संबंध आता है। और ये गौओं की गौ माता की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। खरनाल, वेरी गुड, खरनाल नागौर की बात की जाती है। हाँ, सब कुछ ठीक है। तो परबतसर नागौर या खरनाल का नाम आता है, खरनाल नागौर। अब क्या हुआ, जब ये अपने शहीद हो जाते हैं मेरे दोस्तों, और शहीद होने के बाद एक चीज याद रखना कि भाई यहां पर इस खरनाल के अंदर इनका मंदिर भी आता है। खरनाल में क्या इनका मंदिर भी है मेरे दोस्तों, और खरनाल में इनका मंदिर भी है, और खरनाल में इनकी पनोरमा भी है। कि भाई तेजाजी की पनोरमा कहां पर है, खरनाल में। तेजाजी का मंदिर कहां पर है, खरनाल के अंदर, परबतसर नागौर के अंदर आता है। और जब मेरे दोस्तों जब ये शहीद होते हैं तो याद रखना, इनकी जो पत्नी थी पेमल देव, जब ये शहीद होते हैं तो इनकी पत्नी जो आती है पेमल देव, वो पेमल देव इनके साथ क्या हो जाती हैं, सती हो जाती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि भाई जब तेजाजी के साथ उनकी कौन सी जो उनकी बीवी कौन
बीबी का नाम जो शहीद होती हैं उनका नाम क्या आता है भाई, तो पेमल देव उनका नाम आता है जो शहीद होती हैं। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? हाँ जी भाई, लीलन घोड़ी आती है, लीलन घोड़ी रस अस्वार तेजाजी, ऐसे कुछ नाम आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद में नागौर की बात करें, और नागौर के अंदर मेरे दोस्तों एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आती है जिसका नाम आता है जैन विश्व भारती संस्थान, जिसका नाम क्या आता है, जैन विश्व भारती, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय आता है मेरे दोस्तों, और जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जैन विश्व भारती जो संस्थान है वो कहां पर है, नागौर के अंदर है मेरे दोस्तों। और नागौर में भी कहां, तो लाडनू नागौर के अंदर है, जो शिक्षा के अंदर अपना एक अलग ही स्थान रखता है, अपना एक अलग ही स्थान रखता है भाई। तो जैन विश्व भारती जो संस्थान है, ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय कहां पर है, लाडनू नागौर के अंदर आता है। पनोरमा क्या होता है भाई, पनोरमा का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष की याद में, और वैसा ही एक स्मारक जो बनाया जाता है उस स्मारक को कहा जाता है भाई, क्या क्या कहा जाता है, पनोरमा कहा जाता है। तो जैन विश्व भारती की हम लोग बात करते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे चले भाई, नेक्स्ट हम अब आगे चर्चा कुछ बातें और चलते हैं इस नागौर के संदर्भ में। अब बहुत सारी बातें जो बच जाती हैं मैं उनको बताता हूं यहां से। अब देखो नागौर के साथ और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो एक तो मेरे दोस्तों यहां पर आखेट निषेध क्षेत्र आते हैं, आखेट निषेध क्षेत्र भी हैं भाई, निषेध क्षेत्र भी आ जाते हैं, या इनको ये भी कह देते हैं रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कि नागौर में आखेट निषेध क्षेत्र या रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र कौन से आते हैं, तो एक तो आता है रोटू और एक आता है गोगेलाव। एक कौन सा आता है, रोटू, और एक आता है भाई गोगेलाव। दो रिजर्व कंजर्वेटिव क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र आ जाते हैं इसी नागौर के अंदर। तो एक आपको ये भी मेरे दोस्तों ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक इसी नागौर में भाई एक गांव आता है जिसका नाम है भवाल गांव। कौन सा गांव आता है, भवाल गांव। और इस भवाल गांव की बात करें तो इस भवाल गांव में भवाल माता का मंदिर है, यहां पर भवाल माता का मंदिर है मेरे दोस्तों, भवाल माता का मंदिर है। और यदि हम इस भवाल माता के यदि हम मंदिर की बात करें तो यहां पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यहां पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहां पर मेला लगता है, को यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। और एक यदि हम बात करें ये जो बहवाल माता का जो मंदिर आता है मेरे दोस्तों, ये पंचायतन जो शैली है, पंचायतन जो शैली है, इस पंचायतन शैली पर आधारित है। क्लियर हो गया भाई यहां से? तो याद रखना ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोटू और गोगेलाव पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है, रोटू और गोगेलाव मेरे दोस्तों। दूसरा भवाल माता का मंदिर कहां पर है, तो ये भी नागौर के अंदर है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये कौन सी शैली का मंदिर है, तो ये मेरे दोस्तों पंचायतन जो शैली आती है उस पंचायतन शैली का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा यदि हम और बात करें भाई, हाँ यदि हम और बात करें मेरे दोस्तों, एक इस ये जो नागौर की बात करें यहां पर ताम्र युगीन, यहां पर मेरे दोस्तों ताम्र युगीन सभ्यता भी मिली है। इस नागौर के अंदर दो स्थान है जहां से ताम्र युगीन सभ्यता भी मिले हैं। क्या क्या मिलते हैं भाई, 16 खंभों की छतरी है, उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कहां कहां पर, तो गोराऊ और कुराड़ा दो गांव आते हैं भाई, एक गांव आता है गोराऊ और एक गांव आता है कुराड़ा। ये जो दो गांव हैं यहां पर ताम्र युगीन सभ्यता भी मिली है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक मेरे दोस्तों याद रखना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मीराबाई का पनोरमा, मीराबाई का जो पनोरमा है, ये जो पनोरमा है ये कहां पर है, तो मेड़ता सिटी के अंदर है। मेड़ता जो सिटी है यहां पर मीराबाई जी का पनोरमा है। और यदि हम बात करें मेरे दोस्तों जाम्बो जी का पनोरमा, एक आ जाता है मेरे दोस्तों जाम्बो जी का पनोरमा भाई, यहां पर इसी नागौर में जाम्बो जी का पनोरमा भी आता है। और ये पनोरमा जो है ये है पीपासर गांव में, ये कहां पर है, इसी पीपासर गांव नागौर के अंदर है जाम्बो जी का पनोरमा मेरे दोस्तों। अब अगला हम बात करें, एक आ जाता भाई इसी के अंदर
शहीदों की मजार, 9 शहीदों की मजार भी है भाई, 9 शहीदों की मजार भी है इसी नागौर के अंदर। और 9 शहीदों की मजार जो है ये है मेड़ता सिटी के अंदर। क्लियर? तो देखना यहां से ताम्र युगीन सभ्यता भी मिले हैं। और कहां पर? गोराऊ और कुराड़ा कई बार पूछा जाता है मेरे दोस्तों। उसके अलावा यहां पर मीराबाई की पनोरमा है मेड़ता सिटी में, जमोजी की पनोरमा है पीपासर के अंदर। और 9 शहीदों की मजार भी है यहां पर मेड़ता सिटी के अंदर। हाँ भाई, तांबे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है कुरड़ा गांव। वेरी गुड। ये जो कुराड़ा या गुर्जा गांव ना, ये तांबे के बर्तनों के लिए भी फेमस आता है। वेरी गुड भाई मिस्टर शेखावत जी, बहुत सही जवाब आपने दिया है। अब इस नागौर की बात करें, राजस्थान के मध्य में है और राजस्थान के हृदय में है, और हृदय होगा तो वहां पर मेरे दोस्तों कल्चर तो 100% होगी। तो अब हम बात करते हैं भाई राजस्थान के अंदर, इस नागौर के अंदर आयोजित होने वाले मेलों की। हाँ जी मेरे दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है नागौर का। जो नाम आता है तो मेलों के बिना तो नागौर का नाम कभी पूरा होता ही नहीं है। आ जाएगा भाई, चिंता मत करो, सब बातें यहां से आ जाएंगी। सबसे पहले हम बात करें हरिराम जी का मेला। एक तो आता है भाई यहां से हरिराम जी का मेला। हरिराम जी का मेला लगता है भाई कहां पर? इसी नागौर के अंदर लगता है। कहां पर? झारडा गांव में। गांव है जिस गांव का नाम है झारडा गांव, यहां पर लगता है। और हरिराम जी का जो मेला है ये लगता कब है? तो ये भाद्रपद मास में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद जो मास है, इस भाद्रपद मास में लगता है। इसके अलावा एक मेला और आ जाता है भाई, चार भुजा नाथ का मेला। हाँ जी मेरे दोस्तों, चार भुजा नाथ का मेला आ गया ना भाई, चार भुजा नाथ का मेला। और ये कहां पर है? मेड़ता सिटी के अंदर है। और ये जो चार भुजा नाथ का जो मेला है मेरे दोस्तों, इसे ही कहा जाता है मीरा मेला के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो चार भुजा नाथ का जो मेला है मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो मंदिर है, मीरा जी का जो मंदिर है, वहां पर जो प्रतिमा लगी है, ये प्रतिमा किसकी है? तो भगवान जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण की यहाँ पर प्रतिमा है। तो ये चार भुजानाथ का जो मेला है ये मेड़ता सिटी में लगता है। इसे मीरा मेला भी कहा जाता है। और यहाँ प्रतिमा किसके है? तो भाई यहाँ पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा आती है, ये याद रखना। और ये मेला लगता कब है? तो ये मेला लगता है भाई श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 तक, सप्तम तक। तो मेला कब लगता है? तो श्रावण मास की एकादशी से लेकर के सप्तम तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना भाई इस चीज को भी। हाँ, हम उसकी भी बात करेंगे, ताऊसर की भी हम लोग बात करने वाले हैं। वेरी गुड भाई। चलो उसके बाद हम बात करें, 2 मेले हो गए, आगे बढ़ते हैं भाई तीसरे मेले की बात करें। और कौन सा मेला यहां पर आ जाता है मेरे दोस्तों? एक आता दधी माता का मंदिर या दधी माता का मेला। दधी माता का मेला एक आता है, यहां पर दधी माता का मेला भी आता है भाई। और दधी माता के मेले की यदि हम बात करें तो ये लगता कहां पर है? गोठ मांगलोद के अंदर। कहां पर? गोठ मांगलोद। और गोठ मांगलोद की बात करें तो ये किसके लिए फेमस है? जिप्सम के लिए। किसके लिए भाई? जिप्सम के लिए। ये भी याद रखना है, गोठ मांगलोद और भदवासी। गोठ मांगलोद और भदवासी जो है मेरे दोस्त, जिप्सम के लिए गोठ मांगलोद और एक नाम आ जाता है भदवासी। ये जिप्सम के लिए इसका मतलब हुआ कि इस नागौर के अंदर जिप्सम का उत्पादन भी किया जाता है। नागौर के अंदर जिप्सम का उत्पादन भी किया जाता है, याद रखना। वो सीमेंट ग्रेड की जिप्सम होती है मेरे दोस्तों। क्लियर? तो दधी माता का मेला लगता है भाई। ये जो दधी माता का जो यहाँ पर मंदिर है मेरे दोस्तों, ये 9वीं सदी का मंदिर माना जाता है। कि भाई ये 9वीं सदी का जो मंदिर है, ये दधी माता का मंदिर है गांठ मांगलोद में। यहीं पर ये मेला लगता है। और कब लगता है भाई? तो ये लगता है मेरे दोस्तों अश्विन शुक्ल 8 से चैत्र शुक्ल 8 तक। अश्विन शुक्ल 8 से चैत्र शुक्ल 8 तक ये मेला लगता है। और एक यहाँ पर जो मंदिर है मेरे दोस्तों, इस मंदिर के यदि हम बात करें तो ये मंदिर जो है ये प्रतिहार कालीन जो मंदिर है, ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। या हम कहें कि ये महामारू शैली पर आधारित है, महामारू शैली पर आधारित है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो दधी माता का मंदिर, ये आपको कई चीजें याद दिला गया भाई। कहां पर है? गांठ मांगलोद। तो इसका मतलब गांठ मांगलोद में क्या फेमस है? जिप्सम। तो याद रखना भाई
याद रखना भाई, है ना। तो ये यहां से जिप्सम का उत्पादन होता है। 9वीं शताब्दी का मंदिर है। आश्विन शुक्ल 8 से चैत्र शुक्ल 8 का मेला लगता है और मंदिर प्रतिहार कालीन या महामारू शैली का मंदिर आता है। अब आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, अब आगे चलते हैं। अब देखो, एक इसी मंदिर में एक यहां पर मेरे दोस्तों एक उर्स भी लगता है, जिसको कहा जाता है तारकीन का उर्स। एक यहां पर तारकीन का उर्स भी लगता है। और ये तारकीन का उर्स कहां लगता है भाई? नागौर के अंदर ही लगता है। और नागौर में कहां लगता है? तो ये भी आपको पता होगा, काजी हमीदुद्दीन की दरगाह पर। काजी हमीदुन की बात करें, काजी हमीदुन की दरगाह है, काजी हमीदुमीन की दरगाह जो है, इस दरगाह के ऊपर, दरगाह के ऊपर ये तारकीन का उर्स लगता है। और इस उर्स के लिए कहा जाता है कि अजमेर के उर्स के बाद ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स आता है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स आता है। तारकीन का उर्स कहां लगता है? नागौर के अंदर लगता है। तो यहां पर मेरे दोस्तों ये 5 प्रमुख मेले आते हैं हमीदुद्दीन नागौरी जी की। हाँ जी भाई। अब अगला हम बात करें, अगला जो पार्ट है, और यदि हम नागौर की बात करें और नागौर के अंदर यदि हम पशु संपदा की नहीं बात करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ है। इसका मतलब है हम पशु संपदा की बात करें तो यहां पर पशु संपदा भी पाई जाती है। और पशु संपदा की बात करें, इसका मतलब है यदि पशु संपदा होगी तो यहां पर पशु मेलों का भी आयोजन किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पशु मेलों की आयोजन की बात करते हैं। भाई पशु मेले कौन कौन से हैं जिनका आयोजन नागौर में होता है? क्योंकि ये भी याद रखना, राजस्थान में सबसे अधिक पशु मेले यहीं पर ही होते हैं मेरे दोस्तों। और पहला जो मेला आता है नंबर 1, वो आता है भाई कौन सा मेला? परबतसर का मेला, तेजाजी पशु मेला। पहला मेला है तेजाजी पशु मेला आता है भाई। और तेजाजी पशु मेला कहां लगता है? तो परबतसर में लगता है। क्योंकि परबतसर जो है, खरनार की बात करें, वो तेजाजी की जन्म स्थली थी मेरे दोस्तों, इसलिए परबतसर के अंदर तेजाजी पशु मेला लगता है। और लगता कब है ये भी याद रखना, तो भाद्रपद मास में लगता है। पूरे भाद्रपद मास में इस मेले का आयोजन होता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है तेजाजी पशु मेले की, कि ये जो मेला है ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला है। कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला यही आता है। और संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जो है मेरे दोस्तों, वो बाड़मेर के अंदर लगता है। तो ये याद रखना, नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध मेला है। तो एक तो ये हो जाता है भाई तेजाजी पशु मेला, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हम बात करें, एक यहां से पुनः बात करें बलदेव राम मिर्दा मेला। एक लगता है भाई बलदेव राम मिर्दा मेला, बलदेव राम मिर्दा पशु मेले का आयोजन भी होता है, पशु मेला। और बलदेव राम मिर्दा पशु मेले की यदि हम बात करें तो ये कहां पर लगता है? ये लगता है मेड़ता के अंदर। कहां लगता है? मेड़ता सिटी की बात करें, मेड़ता में लगता है। और कब लगता है? तो ये लगता है भाई चैत्र शुक्ल 1 से लेकर के 15 तक। कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल 1 से लेकर के 15 तक मेरे दोस्तों पशु मेला लगता है। हाँ जी मेरे दोस्तों। और एक आ जाता है भाई रामदेव पशु मेला, वेरी गुड। एक आ जाता है बाबा रामदेव पशु मेला। एक कौन सा आ जाता है यहां से? तो रामदेव पशु मेला आ जाता है। रामदेव पशु मेला यहां से आ जाता है। और रामदेव पशु मेले की यदि हम बात करें तो ये लगता है मानासर गांव में इसका आयोजन किया जाता है। और इस पशु मेले की यदि हम बात करें मेरे दोस्तों तो ये कब लगता है? तो
तो ये लगता है माघ शुक्ल एकम से, माघ शुक्ल 1 से लेकर के और कब तक लगता है, पूर्णिमा तक। कब तक लगता है, पूर्णिमा तक इसका आयोजन किया जाता है। तो यदि हम बात करें राजस्थान में, तो इस नागौर में, तो नागौर के अंदर मेरे दोस्तों 3 पशु मेले होते हैं। कौन कौन से हैं, तेजाजी का पशु मेला पर्वतसर में भाद्रपद मास में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला आता है। दूसरा यदि हम बात करें तो बलदेवराम मृदा पशु मेला मेड़ता के अंदर चैत्र शुक्ल 1 से 15 को लगता है। और रामदेव पशु मेला मानासर गांव के अंदर है, माघ शुक्ल से 1 से लेकर के 15 तक मेरे दोस्तों ये मेला यहां पर आयोजित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस नागौर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट्स की जो आते हैं, जो आप लोग बार बार जो कमेंट्स कर रहे हो, सर मेथी का उत्पादन होता है, सर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ यहां से हुआ। हाँ जी मेरे दोस्तों, उसी की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की, बात करें कि भाई यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं क्या। हाँ जी मेरे दोस्तों, उन पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत राज व्यवस्था, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इसी नागौर से। कहां से भाई, तो गांव का नाम आता है बगदरी गांव, नागौर से इसकी शुरुआत हुई। कब से शुरुआत हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा शुरुआत की गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी भाई, रामदेव पशु मेला मानस नागौर में महाराज उमेद सिंह ने प्रारंभ करवाया था। राइट, सही बात कहा आपने। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत यहां से होती है, बगदरी गांव से होती है। 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत होती है मेरे दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक आप बार बार नाम ले रहे हो सर, स्थान का नाम आता ताऊसर। एक स्थान कौन सा आ गया, ताऊसर। अब आप लोग इस पे फटाफट से कमेंट्स करके बताओ भाई, ताऊसर किस लिए फेमस है, ताऊसर किस लिए फेमस है। एक क्वेश्चन तो आप लोगों से भी बनता है। अब देखते हैं कौन जवाब देता है कि सर ताऊसर किस लिए फेमस है। हाँ जी राइट, अम्मी जी का जिन, हाँ, बगदरी गांव नागौर 2 अक्टूबर 1959 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बताओ ताऊसर जो है ना, ये किस लिए फेमस है। हाँ जी, ताऊसर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जब पूछा जाता है तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। क्या बात है, मेथी के लिए प्रसिद्ध है, पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है, पान व हरी मेथी के लिए मेरे दोस्तों प्रसिद्ध आता है। कौन सा भाई, तो पान व हरी जो मेथी है, इस हरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए आ गया भाई, पान व हरी मेथी के लिए प्रसिद्ध आता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, नागौर का नाम कैसे पड़ा, नागवंश के द्वारा, नागवंश के जो शासक थे मेरे दोस्तों, उनके द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती, इसलिए नागौर का नाम नागौर पड़ा था भाई। वेरी गुड, क्या बात है ना। चलो उसके बाद ये तो हो गया, यहां से आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। अब अपन बात करें, एक इसी नागौर के अंदर मेरे दोस्तों गांव आता है जिसका नाम है टांकला गांव। और ये टांकला गांव जो है, ये भी अपनी प्राचीन सभ्यता के लिए, कहें कि प्राचीन जो हस्तशिल्प के जो कार्य हैं उनके लिए फेमस है। और यदि हम बात करें भाई टांकला गांव, ये किस लिए फेमस है, तो ये फेमस है मेरे दोस्तों दरियों के लिए। किस लिए फेमस है भाई, दरियों के लिए फेमस है। उसके बाद यदि हम बात करें, एक आ जाता है मेरे दोस्तों यहाँ पर सुहालक क्षेत्र आता है। एक इसी नागौर में सुहालक क्षेत्र आता है। और ये सुहालक क्षेत्र जो है, ये नागौरी जो बैल हैं, नागौरी बैल, इन नागौरी बैलों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, नागौरी बैलों के लिए। याद रखना, नागौरी जो बैल हैं ये हल्के एवं फुर्तीले होते हैं, हल्के एवं फुर्तीले बैल होते हैं। और इनका उपयोग जो है वो सबसे अधिक किया जाता है भाई बोझा ढोने में, बोझा ढोने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में सबसे हल्के एवं फुर्तीले बैल कौन से होते हैं मेरे दोस्तों, तो वो कहाँ के होते हैं, नागौरी बैल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये सुहालक क्षेत्र का नाम आ जाता है। उसके बाद मेरे दोस्तों एक गांव आता है यहाँ पर, वरुण गांव। कौन सा गांव आता है, वरुण गांव। और ये वरुण गांव जो है, ये बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध हो गया भाई, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है वरुण गांव। हाँ जी मेरे दोस्तों, नागौरी जो बकरी हैं वो यहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो वरुण गांव की नागौरी बकरियां प्रसिद्ध आ जाती हैं भाई।
तो टाकला गांव दरियों के लिए फेमस है, सुहालक क्षेत्र नागौरी बैलों के लिए फेमस है और ये हल्के एवं फुर्तीले होते हैं, बोझा ढोने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और यदि हम बात करें वरुण गांव की तो ये बकरियों के लिए फेमस आता है। और एक क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो नागौर से संबंध रखते हैं, देखते हैं अब, और बाकी सभी बच्चों के लिए भी जो पूरे राजस्थान में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए भी मेरे दोस्तों कि नागौर का स्वामी किसे कहा जाता है भाई। हाँ जी मेरे दोस्तों, एक ये आता है यहां से कि नागौर का स्वामी किसे कहा जाता है, नागौर का स्वामी। क्योंकि यदि हम बात करें नागौर किस में पड़ता था भाई, बुड्डू गांव जूतियों के लिए फेमस है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ जी, हम बात करें मेरे दोस्तों कुब्बड़ पट्टी भी आती है यहाँ पर, हाँ कुब्बड़ पट्टी भी आती है नागौर से लेकर के, चलो उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ से कुब्बड़ पट्टी भाई ये कहाँ पर है, कुब्बड़ पट्टी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नागौर का स्वामी, क्योंकि आपको पता होगा नागौर जो है पहले ये मारवाड़ रियासत का भाग था, और यदि मारवाड़ रियासत का भाग था मेरे दोस्तों, तो ये किसका, इस नागौर का स्वामी किसे कहा जाता है, देखते हैं यहां से भाई। नागौर का स्वामी, और नागौर का स्वामी कहा जाता है अमर सिंह राठौड़ को। किनको कहते हैं, अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है भाई, अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। अमर सिंह जो राठौड़ हैं, इन अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है क्या, नागौर का स्वामी। और जब यदि नाम आता है अमर सिंह राठौड़ का, तो यहीं पर इसी नागौर के अंदर मेरे दोस्तों अमर सिंह की जो है ना, अमर सिंह राठौड़, इनकी छतरी बनी हुई है। और छतरी भी कितने खंभों की, 16 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो एग्जाम में आ जाए कि अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरियां कहां पर हैं, तो ये कहां पर है मेरे दोस्तों, नागौर के अंदर है। और इनको कहा जाता है नागौर का स्वामी कहा जाता है। ठीक है, तो अब कुब्बड़ पट्टी की बात करें, हमने देखा था कि भाई नागौर जो है यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झील है। और यहाँ पर एक हमने देखा था कि भाई एक झील थी जिसका नाम था डीडवाना झील, जिसका पानी जो है या उसका नमक खाने योग्य भी नहीं था। इसका मतलब वहां पर इसमें इस क्षेत्र में इसके अंदर फ्लोराइड यहाँ पर इस क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है, और फ्लोराइड पाई जाती है तो उस फ्लोराइड वाले जो क्षेत्र है वहां पर कुब्बड़, जो वहां के स्थानीय जो लोग होते हैं उनके कुब्बड़ निकल जाता है, जहां पर उनकी संख्या ज्यादा होती है मेरे दोस्तों, उनको कहा जाता है, उसकी क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है भाई। हाँ, अमर सिंह राठौड़ के साथ मतीरों की राड भी जुड़ी हुई है, अमर सिंह राठौड़ के साथ भाई मतीरों की राड भी जुड़ी हुई है। मतीरों की राड किसके साथ की थी, बीकानेर के राजा के साथ इन्होंने राड की थी भाई, वेरी गुड, मतीरों की राड भी याद रखना है। ठीक है, अब देखो कुब्बड़ पट्टी तो ये कहां से कहां तक है, नागौर से लेकर के और अजमेर के मध्यवर्ती जो भाग है वहां पर क्या फैली हुई है, कुब्बड़ पट्टी फैली हुई है मेरे दोस्तों, कुब्बड़ पट्टी। और एक यहां से सबसे इंपॉर्टेंट, और यदि हम बात करें, जैसे यदि हम बात करें राजस्थान का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, सिर्फ इंडिकेशन के लिए, दिल पे नहीं लेना है कि गुरुजी कैसा है, ये पश्चिमी राजस्थान है। और यहां पर मेरे दोस्तों 2 जिले आ जाते हैं, इन जिलों का नाम आता है नागौर और बीकानेर। इन जिलों का नाम क्या आ जाएगा, नागौर और बीकानेर। और ये जो नागौर और बीकानेर है मेरे दोस्तों, यहां पर तेल भी खोजा गया, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है बीकानेर नागौर तेल बेसिन कहा जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो इस बीकानेर और नागौर में तेल के भंडारों का भी पता लगा है, और उनको हम क्या बोलते हैं, बीकानेर नागौर तेल बेसिन कहा जाता है। अब यहीं से इस बीकानेर नागौर तेल बेसिन की बात करें तो इसमें तेल कुआं आता है जिसका नाम है पूनम तेल कुआं। तो मेरे दोस्तों एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पूनम तेल कुआं जो है ये कौन से तेल बेसिन में आता है, तो बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, और एक यहां से अपन बात करें, एक इस नागौर की बात करें भाई, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में कौन सा जिला आ गया, नागौर। ये जो नागौर है वर्तमान में ये कृषि औजारों के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कृषि औजार के लिए भी प्रसिद्ध है। हाँ जी मेरे दोस्तों, यदि आप हुक्के देखोगे, हुक्के या कृषि में जो खेती में जो काम आने वाले जो उपकरण हैं उनके लिए भी फेमस आता है। और एक यदि हम बात करें यहां से कि भाई यहां से अपन बात करें प्रथम रेल बस सेवा, प्रथम रेल बस सेवा, फटाफट से अब इसका जवाब दे दो, यहां से अब इसका जवाब दे दो भाई कि राजस्थान में सबसे पहले प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत कब से हुई। हाँ जी, लिफ्ट, यहाँ पर लिफ्ट नहर भी आती है भाई, पन्ना लाल है ना, या गजनेर लिफ्ट नहर की बात करते हैं। हाँ जी, लिग्नाइट का, कोयले का भी उत्पादन होता है, मकराना का मार्बल भी प्रसिद्ध है।
हाँ ठीक है, प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत हुई। एक यदि हम बात करें यहां से तो एक यहां पर स्थान आता है मकराना, और इस मकराना का क्या फेमस है? मार्बल। मकराना का क्या फेमस है? मार्बल भी फेमस है भाई। ठीक है, चलो भाई अब इसकी हम बात करते हैं। बताओ दिखा, प्रथम रेल बस सेवा की शुरुआत की बात करते हैं। ये इजरा नाम था। वेरी गुड। कब चली थी, कहां से कहां चली? तो मेरे दोस्तों प्रथम रेल बस सेवा जो थी ना, इसका नाम क्या था? इजरा। कहां से कहां? तो ये चली थी भाई मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। कहां चली थी? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य चली। और कब चली भाई? ये कब चली? अब इसका फटाफट से जवाब आ जाना चाहिए। 2 अक्टूबर 1994 या 93 के अंदर है। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। देखते हैं भाई इसका सही जवाब कौन देता है। 2 अक्टूबर 1994 को ये चली थी। 2 अक्टूबर 1994 को भाई। यहां से तो ये सब याद चीजें आपको ध्यान में रखना। तो ये हमने किसकी बात की भाई? तो ये हमने बात की है नागौर की। आज हमने किसकी बात की? नागौर की हमने बात की है। नागौर का हमने यहाँ की जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसको हमने पढ़ा मेरे दोस्तों। जो नागौर की यदि हम बात करें उसके यहाँ के इतिहास, यहाँ के प्रमुख जो धार्मिक स्थल है उनकी हमने बात की। यहाँ से एक हमने बात की मेरे दोस्तों यहाँ पर नागौर के जो पशु मेले हैं उनकी बात की, और नागौर के जो विविध तथ्य हैं उनकी भी हम लोगों ने चर्चा की है मेरे दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार लाइक जरूर बनता है, तो एक बार लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्तों। अब मिलते हैं मंडे को एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।